वेलकम टू योर ग्लोबली। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 123 जो डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से। इस सेक्शन में बताया गया है कि कंपनी डिविडेंड कब और किस सोर्स से डिक्लेयर कर सकती है, इंटरिम डिविडेंड के क्या रूल्स हैं और डिविडेंड पेमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस क्या है। तो चलिए सेक्शन 123 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 123 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड तभी डिक्लेयर या पे कर सकती है जब कंपनी के करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट अवेलेबल हो और डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया गया हो, या फिर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट अवेलेबल हो जो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड बचे हुए हों, या फिर करंट और प्रीवियस ईयर के दोनों के प्रॉफिट्स का कॉम्बिनेशन हो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, एसेट रिवैल्यूएशन गेन्स या फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से जो प्रॉफिट दिख रहा हो उसे डिविडेंड कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और डिविडेंड पेमेंट के लिए पैसे प्रोवाइड किए हैं तो उस सोर्स से भी डिविडेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन पर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और प्रोवाइजो। ये कहता है कि अगर किसी साल प्रॉफिट कम हो या बिल्कुल ना हो तो कंपनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर किए गए हैं उनमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि कंपनी रिजर्व्स के डिविडेंड तभी दे सकती है जब वो रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स हों। किसी और टाइप के रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। फोर्थ प्रोवाइजो कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कंपनी को प्रीवियस ईयर्स के कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस और अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन को करंट ईयर के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करना होगा। उसके बाद ही डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। सेक्शन 123 का सबसेक्शन 2 कहता है कि डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन शेड्यूल सेकंड ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना कंपलसरी है। सिंपल वर्ड्स में डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए बिना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सबसेक्शन 3 बताता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सरप्लस से, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से, या फिर करंट ईयर में क्वार्टर तक जनरेट हुआ प्रॉफिट से। लेकिन अगर कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर के एंड तक लॉस हुआ है तो इंटरिम डिविडेंड का रेट पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर्स के एवरेज डिविडेंड रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। सबसेक्शन 4 बताता है कि डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद उसके अमाउंट को डिक्लेरेशन डेट से 5 डेज के अंदर एक सेपरेट शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करना कंपलसरी है। सबसेक्शन 5 बताता है कि डिविडेंड किसको और कैसे पे किया जाएगा। डिविडेंड सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को या उसके ऑर्डर पर या उसके बैंकर को पे किया जा सकता है। डिविडेंड कैश में पेएबल होता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके फुली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकती है या फिर शेयर्स पर अनपेड अमाउंट को पे अप कर सकती है। कैश डिविडेंड चेक, वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी पे किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 बात करता है डिफॉल्ट इन डिपॉजिट्स के बारे में। अगर कंपनी सेक्शन 73 या फिर 74 के प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करती है, यानी डिपॉजिट्स के रीपेमेंट या रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में डिफॉल्ट करती है, तो जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा तब तक कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।